मैंने पहले अपना काम शुरू किया 15 की उम्र में, तो वो एक था। देयर वाज़ वी वर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, वो वाला सिचुएशन था। जब आपके पिताजी बीत गए थे, आप पे बहुत ट्रॉमा आया था। ऑनलाइन था कि आप अपने पिताजी के देहांत के 2 दिन बाद भी उनसे नहीं मिल पाए या उनके लास्ट डेज़ में नहीं थे। ही वाज़ नॉट स्टेइंग विद अस फॉर 3 इयर्स, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद अस फॉर 3 इयर्स। बुरी हालत हुई थी, उनके पास पैसे नहीं थे, अकेले पड़ गए थे, कोई देखने वाला नहीं था। आपने अपनी लाइफ़ को एंड करने की कोशिश की, राइट? व्हेन यू फील कि यार बस खत्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कश्मीर महाजनी है और मैंने बहुत दिल से बातें की है सिद्धार्थ कनन के साथ। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हिज यूट्यूब चैनल नाउ। कश्मीर खतरों के खिलाड़ी तो होगा, जी। पर मुझे मालूम है कि लाइफ़ में आपने इतना कुछ देखा है कि रियल लाइफ़ का खतरा और ऑन स्क्रीन खतरा दोनों आपके लिए सिंपल हो गया होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, मुझे नहीं लगता सिंपल हुआ है। पर मुझे ये ज़रूर है कि एक बात की तसल्ली हो गई है कि आई कैन सेल थ्रू। अगर कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई खतरा है, कोई अड़चन है, कोई पड़ाव है, तो मैं उसको पार कर जाऊँगा। इतनी तो एक तसल्ली हो गई है, इतना एक विश्वास हो गया खुद पे, बस। मैं बिलीव करता हूं कि एक सर्वाइवर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एन अचीवर। मेरे हिसाब से आप सर्वाइवर हो। बहुत टाइम से मैंने नोटिस किया आपको, यू गॉट हार्ट रेंचिंग स्टोरीज विच आर रियल लाइफ स्टोरीज, राइट? और उसको सर्वाइव करना और यहाँ बैठना कमेंडेबल, ब्रदर। थैंक अगर मैं बोलूँ यू। आपके लाइफ में देखो और 3 इंस्टेंसेस, हुँ। हार्ट टू हार्ट, मैन टू मैन, ब्रदर टू ब्रदर, जो आपको हिट किया यहाँ पे, दैट मेड यू स्ट्रॉन्गर, वो क्या था? ये काफ़ी सारी है। मैं जब मैंने पहले अपना काम शुरू किया 15 की उम्र में, तो वो एक था। देयर वाज़ वी वर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, वो वाला सिचुएशन था। आई वाज़ जस्ट पास्ड आउट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं कक्षा पास की थी मैंने। तो वहाँ पे वो देखो हार्ट यहाँ पे हिट किया, वो मोमेंटरी होता है। लेकिन वो एक बहुत बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आज अगर मैं उसको देखूँ तो। दूसरा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा जब दोबारा वही घर जो मैंने छुड़वाया था ये करके कर्ज़े में से पूरा 18 की उम्र में। तो जब मैं 26 का था, मैंने एक मराठी फ़िल्म प्रोड्यूस करने की कोशिश की, वही घर वापस दोबारा गिरवी रख के। जो फ़िल्म कभी बाहर नहीं आई, वो डिब्बे में चली गई। और फिर वो कर्ज़ा बढ़ता गया फिर से, इस बार ये कर्ज़ा मेरा था। पहले फैमिली का कर्जा था। पहले फैमिली का था, इस बार मेरा खुद का था, उसी घर पे। और फिर 29 वगैरह की उम्र में फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी और फिर 3-4 साल में मैंने वो कर्जा वापस दोबारा चुकता कर दिया। वो दूसरा था, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था अच्छा। और अभी हाल ही में आई लॉस्ट माय फादर, सो वो थर्ड था जो व्हिच वाज़ आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज़ तभी। काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड थी, मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। तो ये 3 इंस्टेंसेस अगर आप कहो कि दे हैव बीन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, जिनसे मैं बहुत सीखा हूँ और जिन्होंने मुझे एक अलग इंसान बनाया हर पड़ाव पे। मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत की एज अ रेडियो जॉकी व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। ओह लवली। मैं जानता हूँ कि जब आप 15 साल के थे, हुँ, यानी यू कांट इवन कॉल योरसेल्फ अ पर्सन जिसने दुनिया देखी होगी, बिकॉज़ आप 15 साल के हो, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो थे, हुँ। उस वक़्त क्या आप टूट गए थे? आपको हार्डकोर समझ थी पे कि आपको पर क्या बीत रही है? नहीं, कुछ रजिस्टर होने का वैसे यही नहीं था, मतलब वो स्पेस ही नहीं थी कि मैं टूट रहा हूँ या ये हो रहा हूँ। एक था तसल्ली ये थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था जो मैं पसंद करता हूँ। मतलब मैंने कमाना भी शुरू किया तो मैंने डांस के थ्रू, कोरियोग्राफी के थ्रू कमाना शुरू कर दिया। फिर कोरियोग्राफी करते-करते समझ में आया कि यार ये इवेंट में जाके मैं डांस करता हूँ या ग्रुप लेके जाता हूँ तो मुझे बहुत कम पैसा मिलता है। ये जो आदमी लाइट सप्लाई करता है, जो साउंड बजाता है, जो स्टेज बाँधता है, ये सब जो करते हैं ये ज़्यादा कमाते हैं। तो फिर मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की बाय द टाइम आई वाज़ 16 एंड अ हाल्फ 17। तभी कई सारे देखो हमेशा याद रखना कि मतलब ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपने खुद अनुभव इसका लिया होगा कि आपको क्राइसिस मिलता है अगर, तो उसके साथ आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं, जो उस क्राइसिस में आपको हाथ देते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपको इंस्पायर भी करते हैं। साढ़े 16 और 17 की उम्र में कई सारे टॉप कंपनीज़ के, आज मैं नाम नहीं लूँगा, वो ब्रांड्स हैं बड़े, बहुत बड़े, उनके सीईओज़ ने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे पूरे के पूरे इवेंट्स पैन इंडिया दिए हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह से मैं उस कर्ज़े से बाहर निकल पाया। तो ऐसे लोग भी जुड़ गए उस वजह से,
जिन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया, मुझे ग्रूम किया, मैं ऑटोमेटिकली ग्रूम हुआ उनके साथ रह रह के और काम करके। तो वो भी एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे क्राइसिस में अगर भगवान ने डाला तो ऐसे लोग भी मेरे सामने खड़े किए, जिन्होंने चाहा कि चलो ये 17 साल का लड़का है लेकिन ये बोल रहा है तो देख लेते हैं, इसको दे दो पूरा इवेंट, ये बना देगा सब कुछ। और मैं कहता हूं जब क्राइसिस आता है तभी हमारा जो टेस्ट होता है उसमें ही मजा है ना, राइट? उसमें मजा है, उसमें है ना? मजा है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। व्हाट अबाउट अ जर्नी जहां पे आप बोला अरे सब ठीक था, सब मजे में चल रहा था, राइट? जब रिटायर होंगे या कहीं माउंटेन के पास बैठे रहेंगे तो बोल सकते हैं कि ये आया, ये आया, ये आया, बट आई सर्वाइव। बताने के लिए कहानियां तो होनी चाहिए ना, दिलचस्प कहानियां होनी चाहिए। जब आपके पिताजी बीत गए थे, आप पे बहुत ट्रॉमा आया था। ऑनलाइन था कि आप अपने पिताजी के देहांत के 2 दिन बाद भी उनसे नहीं मिल पाए या उनके लास्ट डेज में नहीं थे। ये सारी चीजें आ रही थी, ये बैकलैश आया था। डू यू फील इट वाज अनफेयर भाई? देखिए, अभी कहाँ से आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये सब दोस्त थे मेरे, जो मेरी अगर फिल्म आती है, मेरा शो आता है तो मुझसे बात करते फ़ोन करके। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि एक पर्सपेक्टिव छापने से पहले मुझसे एक बार बात करनी चाहिए थी। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा और उनसे मैंने बात करके बात की है कि यार तुम लोगों ने एक बार पूछ तो लेते मुझसे कि क्या, व्हाट इज़ द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि असलियत क्या है, कि क्या हुआ है एक्चुअली, और उसके बाद आपको जो चाहिए वो आप छापो। आप कोई बायस रख के बगैर मुझसे बात किए क्यों छाप रहे हो? जहाँ तक सोशल मीडिया का बैकलैश है, ये लोग कौन है? इन्हें मैं जानता भी नहीं, ना ये मुझे जानते हैं। तो वो बैकलैश से मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। मेरी माँ को जो वो पढ़ रही थी वगैरह, तो और उसका जो उनकी तबीयत पे असर हो रहा था, ऑलरेडी वो खुद के अपने ट्रॉमा से गुज़र रही थी, उसमें ये सब चल रहा था। तो वो थोड़ा-सा मुझे मतलब आई कुडन्ट कंट्रोल इट। आई कुडन्ट स्टॉप हर फ्रॉम टेकिंग द सेल फ़ोन इन हर हैंड। तो वो थोड़ा-सा मुझे डिफ़िकल्ट हुआ मैनेज करना, वो मुझे हिट किया थोड़ा-सा। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड क्या हुआ था और क्या परसेप्शन क्रिएट किया गया था? He had passed away and he was not staying with us for 3 years, not in contact with us for 3 years. और उसका परसेप्शन मतलब कि बुरी हालत हुई थी, उनके पास पैसे नहीं थे, अकेले पड़ गए थे, कोई देखने वाला नहीं था, ऐसा नहीं था, वो उनका चॉइस था। इट वॉज हिज लाइफ चॉइस। ही वॉज एन इंडिपेंडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड मैन, और वो अपने टर्म्स पे जिए और अपने टर्म्स पे गए। उनकी वो चॉइस थी और उनके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह थे नहीं। ही वॉज फाइनेंशियली साउंड व्हेन ही लेफ्ट and when he passed away also, when he left us also and when he passed away also. तो एक हद के बाद आप एक इंसान की चॉइस जो होती है कि वो अगर अकेला रहना पसंद करता है और अगर वो चाहता है कि मैं अकेला रहूं, मुझे नहीं, अब घर परिवार नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट, उसकी स्पेस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इवन इफ इट इज़ योर फादर, इवन इफ इट इज़ योर रिलेटिव, एनीबडी, बी इट योर फ्रेंड, उसे आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो इनर इक्वेशंस होते हैं, ये बाहर के लोगों को कहाँ पता होते हैं। तो आप अरे भैया, तो फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स चलाने लग गए कि नहीं नहीं बुढ़ापे की आप ये करो, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। अरे भैया, आपको क्या पता? आप उनको देखने जाते तो वो आपको भेज देते धक्का मार के कि तू कौन देखने वाला भाई मुझे, मैं अपना ख्याल रखने के लिए काफ़ी, एंड ही वॉज दैट स्ट्रॉन्ग कि वो अपना ख्याल रख सकते थे और वो उनकी चॉइस थी। तो और वो वैसे ही जिए थे पूरे अपने ज़िंदगी के सारे 78 साल, पूरे 78 साल वो अपने टर्म्स पे जिए और वो उन्होंने चूज़ की हुई लाइफ थी। तो उसमें कोई क्या कर सकता है? तो ये जो परसेप्शंस इन्होंने बना दिए ना, ये बड़े वाहियात और गलत परसेप्शंस थे कि बुरी हालत में थे, उनका फाइनेंशियली ऐसा था, वैसा था, ऐसा कुछ था नहीं। तो आपने इमली किया था सिंबल के साथ, जी। आपने शो को भी छोड़ा था जी, जी, जी। जी, एंड फिर ऑनलाइन आया था कि यार आपके डिमांड्स बहुत सारे थे वगैरह वगैरह। व्हाट वाज द ट्रूथ भाई? मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और मैं डेली सोप उसके बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि डेली सोप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कहानी उसकी 50 एपिसोड के बाद, 100 एपिसोड के बाद खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर बिजनेस शुरू होता है, जो करना ही चाहिए। तो 1 साल के बाद फिर मैंने गुल, जो हमारी प्रोड्यूसर थी, शी इज़ वेरी स्वीट, उसको मैंने कहा कि यार गुल, मैं आई वांट टू मूव ऑन टू वेब एंड अदर कंटेंट आई वांट टू डू। तो उन्होंने मुझसे 2 महीने मांगे। उन्होंने बोला कि कश्मीर, अगर तुम 100% जाना ही चाहते हो, उन्होंने पहले थोड़ी बातचीत हुई कि नहीं रह जाओ, ये जाओ, क्योंकि जिस हफ्ते मैंने छोड़ा था उस हफ्ते हमारा टीआरपी 3.2 पे चढ़ा हुआ था। तो लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे लिए हो गया। तो वो बोली कि ठीक है, मुझे 2 महीने दे दे, मैं नया ट्रैक बिल्डअप कर लेती हूँ, ऐसे एकदम से छोड़ के जाएगा तो शो 200 लोगों का उस पर पेट पलता है। तो दैट वाज अ वैलिड रिक्वेस्ट एंड कंडीशन। तो मैं 2 महीने रुका, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा ट्रैक खत्म किया, दूसरा ट्रैक बढ़ा दिया
और मुझे रिहा कर दिया वहां से। अब ये जो चीजें बाहर आती है ये तो बस रूमर्स या कि डिमांड ज्यादा थे वगैरह वगैरह। नहीं, पर आज अगर आप देखो तो आज गुल की कोई पार्टी हो, मैं उसके पार्टी में उसके साथ रहता हूँ। उसके ऑफिस पे उसको अगर कोई बात करनी हो प्रोफेशनल, कुछ उसको सलाह मशवरा करना हो या कुछ कोई बात डिस्कस करनी हो, जिसमें अगर उसको चाहिए कि मेरी भी राय ले तो मुझे बुला लेती है, मैं उसके ऑफिस पे विलिंगली चला जाता हूँ, हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में कोई एक शो हुआ, उसमें उसने मुझे इन्वाइट किया था, वहाँ पे हम दोनों मिले। तो अगर ऐसी डिमांड्स कोई एक्टर करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका प्रोड्यूसर के साथ इतना अच्छा रिश्ता रहेगा बाद में जाके। तो ये सब छोटी बातें हैं, जो छोटी बातें यहाँ वहाँ चलती रहती हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण लोग हैं और जो सच में काम कर रहे हैं हमारे साथ, जो हमें जानते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा है यार। तो बस है। बाकी लोग बोलते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप सुंबुल के साथ होते इस शो में तो आपकी पॉपुलैरिटी और जोड़ी की पॉपुलैरिटी अलग मुकाम तक जाती है एज कंपेयर टू फहमान एंड सुंबुल। तो आपको कभी लगता है यार अगर मैं रहता, ये जो जोड़ी थी आपकी सुंबुल के साथ, इट वुड हैव गॉन टू ग्रेटर हाइट्स एंड मे बी क्रिएटेड हिस्ट्री टू? या ऐसा कोई कह रहा होगा तो अच्छी बात है, मतलब बट मेरे पास मतलब आई मूव्ड ऑन एंड मैं अलग अलग चीज़ें मैंने झलक दिखला जा किया, तो उसमें मेरा ग्रोथ आप देखो कितना अच्छा है। तो एक चीज़ को आप, और आज सुम्बुल अच्छा दूसरी जगह पे काम कर रही है तो वो भी ग्रो हो रही है एज एन एक्टर। एक चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए पकड़ के उसको घिसना मुझे नहीं लगता कि एक एक्टर के लिए अच्छा होता है। आप क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, आपके पास 15-20 साल है जिसमें आपको जो करना है वो करना है। उसमें से 4 साल अगर आप एक ही चीज़ पे को घिसते रहोगे तो क्या फ़ायदा है? ये मेरा माइंडसेट है। मतलब जो लोग 4-4 साल एक चीज़ करते हैं वो गलत है, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हर एक का अपना एक प्लान होता है, अपना एक करियर प्लान होता है। मेरे गणित में नहीं बैठता एक चीज़ को 3 साल करना। 15 साल में मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं वेब शोज़ प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं कहानियाँ बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और काम भी करना चाहता हूँ एज़ एन एक्टर। ये सब मुझे अगर 15-20 साल में अचीव करना है, तो मैं एक शो 3 साल करूँगा, कैसे चलेगा? ये तो गणित में ही नहीं बैठता मेरे। आपने अपनी लाइफ को एंड करने की कोशिश की, राइट? नहीं, कोशिश नहीं की मैंने। अगेन द हेडलाइंस आर वेरी मिसलीडिंग। मैंने लाइफ को एंड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की भैया। 1 मिनट के लिए आपको ऐसा लगता है कभी-कभी, यू हैव अ वीक मोमेंट व्हेन यू फील कि यार बस खत्म हो जाए ये वगैरह, और वो पुरानी बात है, पर तभी लगता है, तो वो मैंने बहुत फ्रैंकली और कैंडिडली शेयर किया था कि ऐसा हुआ कि एक मोमेंट आया, आपका बॉइलिंग पॉइंट आया, जैसे आपने पूछा कि कितना अफेक्ट किया वगैरह, तो भले ही आप स्ट्रांग रह रहे हो, ये रह रहे हो, नहीं, कोई एक वीकर मोमेंट आता है जब आप ऐसा लगता है कि बस खत्म हो जाए यार सब कुछ यार, बस हो गया। कितना आप किस किस चीज़ को अभी आप यू विल गो एंड फेस एंड टैकल। तो तो वैसे वीकर मोमेंट्स थे जो विच टैकल वाज दैट किए। वीक मोमेंट भाई? आफ्टर माय फादर पास्ट अवे आई हैड टोल्ड कि देयर वाज अ मोमेंट वेयर बहुत ज़्यादा हो गया था सब, और वो प्रेशर्स हैंडल करना और घर में माँ का जो चल रहा था वो सब देखना वगैरह थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त थोड़ा सा ऐसा लगा, एक एक पासिंग थॉट आया था, विच ऑब्वियसली यू कॉन्कर इट एंड यू मूव ऑन। भाई देखा जाए when it's खतरों के खिलाड़ी, राइट, एपिक शो है पर एपिक कंटेस्टेंट्स भी है इसमें। वन फियर ऑफ योर्स जो आप ओवरकम करना चाहते हो, जो आप कहते हो यू नो व्हाट कश्मीर, मैंने बहुत कुछ देखा है पर ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ जो मैंने किया नहीं, वो क्या है? वन फियर, आई थिंक आई एम, मैं आपको सच में बताऊं, मुझे स्टंट्स करना बहुत पसंद है। मुझे हाइट्स से बहुत डर लगता है। मैंने झलक में भी एक रोहित सर ही आए थे और एक परफॉर्मेंस मुझे दिया था, टास्क 20 फीट की हाइट पे खड़ा रहकर डांस किया करवाया था मुझसे, वहाँ से जंप करवाई थी। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी भी फियर को परमानेंटली ओवरकम नहीं कर सकते। अगर कोई बोलता है तो मतलब पता नहीं, वो बहुत सुपर ह्यूमन होगा। हर बार अब अगली बार भी मुझे अगर 50 फीट की हाइट पे खड़ा करो तो मेरी उतनी फटेगी, और फटती है सबकी। आई फील यू कैन मोमेंटरली ओवर पावर इट। खतरों के खिलाड़ी उस तरीके का शो है। मुझे नहीं सांप पसंद, मुझे नहीं कीड़े मकोड़े पसंद। अब मुझे मतलब आप मुझे क्या किस चीज़ से डर लगता है? सांप से डर लगता है भाई हर एक इंसान को। अभी यहाँ पे सांप आएगा तो हम हाँ हाँ ठीक है चला जाएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। फटेगी। फटेगी, सबकी फटेगी, सब भाग दौड़ शुरू करें, तो ये सबका होता है। वो उस मोमेंट में, स्पर ऑफ द मोमेंट में आप अपनी नर्व्स को कितना अच्छे तरीके से होल्ड करते हो, उतने मोमेंट के लिए आपको फियर को कंट्रोल करना है। इसका मतलब वो फियर निकल गई ऐसा नहीं होता। अब दोबारा कोई आपको 100 फीट की हाइट पे खड़ा करेगा, बोला कूद नीचे, तो आपकी 2 मिनट के लिए फटेगी ही। बस वो 2 मिनट के लिए आपको उस फियर को कंट्रोल करना है, बस उतने उतने चीज के लिए जा रहा हूं मैं वहां पे, मजे के लिए। देखिए एक होता है सांप जो एनिमल होता है, हाँ, राइट, हाँ। और एक होता है सांप जो इंसानों में भी होता है। अच्छा।
माय गॉड, जो द वे यू मेक इट इंसान साउंड, ओके। जो इंसान सांप जैसा तो जो डसता है पीठ पीछे कभी कभार, हाँ, कैचेस यू अनअवेयर, ऐसे लोग मिले हैं आपको? अरे हाँ, मतलब मिले भी होंगे तो मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं डिप्लोमैटिकली ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बहुत फ्रैंकली बताऊँ मेरे बारे में, कुछ लोगों को लगता है कि एरोगेंस है या ये है वगैरह, बट जीने के लिए बड़ी ही आसान सी चीज़ है ये। मेरी लाइफ़ अपने आप अपने इर्द-गिर्द रिवॉल्व होती है। आप जैसे पूछोगे मुझसे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे घर जाके ना डाँट पड़ती है। मैं कोई नया प्रोजेक्ट साइन कर लेता हूँ, पूछते कौन-कौन है उसमें, कौन-कौन है? एंड आई एम क्लू, आई एम लाइक नहीं यार, मैंने पूछा नहीं। मैंने आज तक कभी पूछा नहीं मेरी फ़िल्म की हीरोइन कौन होगी, मेरे शो की हीरोइन कौन होगी, उसका कैरेक्टर क्यों? एक्टर्स कौन है। मुझे उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मेरा लेना-देना प्राइमरीली जब मैं साइन करता हूँ, तब इस चीज़ से कि मेरा रोल क्या है, मेरा कैरेक्टर आर्क क्या है और मेरी स्क्रिप्ट क्या है और मेरा डायरेक्टर कौन होने वाला है और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। वो अगर सैटिस्फाइंग है तो उसके बाद जो कोई भी है उसके साथ हमें केमिस्ट्री स्ट्राइक करनी है, उसके साथ हमें काम करना है, वो को एक्टर्स है, दे आर वेलकम। सो वो उस पर्सपेक्टिव में आता ही नहीं, तो कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन मुझे पीछे से डस रहा है या आगे से डस रहा है, ये पर्सपेक्टिव में नहीं आता। मेरे लिए मैं काफी हूँ और ये प्रोजेक्ट करो, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब मैं आगे लेके जाऊंगा, ये छोटा हो नो प्रॉब्लम, पर ये मेरा है, इसको मैं बनाऊंगा, इसको मैं करूंगा जिस तरीके से मैं चाहता हूं, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये मेरा प्रोजेक्ट होगा। तो फिर ये सब पेरिफेरी में आता नहीं है कि कौन क्या डस रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जैसे आपने सांप का बोला, तो उसमें ना मुझे एक बड़ी कहावत बड़ी अच्छी लगती है कि कुत्तों से डर लगता है क्या, कोई कोई अगर आपसे पूछे तो। मैंने एक सुना था कि जो असली कुत्ते होते हैं उनसे डर नहीं लगता, जो इंसान की शक्ल में कुत्ते होते हैं ना उनसे बहुत डर लगता है। ऐसे हम लोग को बहुत मिलते हैं भाई। बस तो ये है। हाँ, उनसे थोड़ा डर लगता है अ, ज्यादा। आपने एक स्टेटमेंट कही जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आई हैड लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑन यू ब्रदर। आपने कहा कि आई एम नॉट अ स्टार। स्टार हाँ, वो लोग होते हैं जो रोड पर चलते हैं और चल नहीं पाएंगे करेक्ट। बिकॉज इतना एड्यूलेशन होगा, हाँ, हाँ, लोग फोटो खिंचाएंगे वगैरह वगैरह। या ये आपके साथ नहीं होता? नहीं, इतनी जल्दी कैसे होगा वो? आई थिंक आई स्टार्टेड आल्सो वेरी लेट। मैं 30 की उम्र में मैंने एक्टिंग शुरू की। अभी मैं 38 हूँ, 8 साल इज़ अ वेरी स्मॉल ये, और आहिस्ता-आहिस्ता मेरा चल रहा है, जो जर्नी चल रहा है वो। मैं बनना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई वांट टू बी देयर। पर ये कहना कि मैं स्टार हूँ अभी, ये आई थिंक बहुत फ्रिवलसली हम लोग स्टार, ये इस चीज़ को आजकल इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को। ये टर्म आपको 7-8 ब्लॉकबस्टर देके, बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करके, 15 साल घिस के उसके बाद आदमी स्टार बनता है। आई एम ग्लैड टू हियर दैट, क्योंकि कभी कभार आई मीन आई लव माय paparazzi ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत मेहनत करते हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट बिकॉज Yes, ऐसा मेहनत करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, of course. जो लोग यू नो जिम के बाहर आते हैं, जो एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं, वो लोग अपने आप को स्टार समझने लगते हैं। एंड आई थिंक दिस मैसेज शुड रीच आउट टू दोज पीपल। Okay, if you say so. सच में यार, है ना? Yeah. कभी स्वैग आता है कि भाई स्वैग कहाँ से? यार मैं तो रोज पैप होता हूँ यार। पर हमने कहा भाई काम कहाँ है तेरा यार? तो अच्छा लगा ये सुनकर भाई। हाँ, आई थिंक या सी, देखो अपना स्वैग होना, अपनी एटीट्यूड होना ठीक है, पर मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। गलतफहमी के शिकार जब हम जो हो जाए, हम सोचने लगे कि हम स्टार हैं। स्टारडम, और वो जो मैंने ट्वीट डाला था जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो, वो ट्वीट वही था कि कपड़े फाड़ते हैं, ऐसा मैंने लिखा था उसमें। कपड़े फाड़ते मतलब कैसे, कि जैसे राजेश खन्ना साहब के बारे में बोलते थे कि इतना लोग उनको अप्रोच करने की कोशिश करते थे, कभी कभी कुर्ता फट जाता था चलते चलते। उस जहन से मैंने बोला था, उस हिसाब से मैंने बोला था, पर आई फील दैट इज स्टारडम, और वो अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत घिसनी पड़ती है। आई होप एक दिन कोई या बहुत से लोग आपके भी कपड़े फाड़े फाड़े। इन स्टारडम, नथिंग एल्स, ओके, क्लैरिफाइंग, हाँ, ओनली स्टारडम के तौर ठीक पे। है, चलिए। ठीक है। कहा जाता है आप उसूलों के बहुत पक्के हैं। यू हैव प्रिंसिपल्स, यू हैव आइडियोलॉजीज और यू स्टिक टू दैट। हम्म, और कभी कभार वो लगता है डिमांडिंग या एरोगेंस या यू नो दिस इज माय वांट एंड डिजायर। इज दैट ट्रू? देखिए, आज तक जिस इंसान ने मेरे साथ काम किया है ना, वो कभी नहीं ये कहेगा। शुरू शुरू में उनको लगता है, एंड दैट इज ट्रू। शुरू शुरू में जो लोग प्रोडक्शन वाले, स्पेशली द प्रोडक्शन गाइज हु वर्क विद मी, दे आर लाइक माय गॉड, ये इतना पर्टिकुलर है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। मेरा एक ही मानना है, अब मैं आपको जो मैंने आपको कमिट किया है ना, वो आपको डिलीवर करूंगा। आपको उसके लिए मुझे एक मैसेज या कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका शूटिंग अगर 9 बजे का होगा, कश्मीर महाजन इज ऑलवेज देयर ऑन द सेट एट 8:45, 9:15 बजे रेडी विद मेकअप एंड हेयर, और मैं 12 घंटे मेरे आपके पास है। आप मुझे बिठा के रखो या आप मेरे साथ 10 सीन शूट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे से कोई कभी टैंट्रम नहीं आता, कुछ नहीं आता। लेकिन उसके बदले में जो हमारा प्री डिसाइडेड आपकी तरफ से कमिटमेंट है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो उसके बारे में मैं उतना ही पर्टिकुलर रहता हूँ। सो ये गिव एंड टेक है। मैं 200% दे रहा हूँ, आप मुझे जो डिसाइडेड 100% है उतना ही दे दो। उतनी ही मेरी मंशा है, उतना ही मेरा एक्सपेक्टेशन है। पर जो लोग अपना कमिटमेंट आपके साथ नहीं रखते, जब आपने 200% दिया, आपका रिएक्शन कैसे रखते हैं ऑनेस्टली? I just go, I ask them twice or thrice, उसके बाद I go silent. There is no point. Then you can only decide कि अगली बार उनके साथ काम करना है या नहीं करना है। डू यू मिस वर्किंग विद सिंबल? Of course, yeah. She is a brilliant actor, no doubt about it. Why not? आर यू फ्रेंड्स? आप लोग अच्छे दोस्त हो? हाँ, 100%. We are good friends. We became very good friends during the show. It was her first big show. It was my first show in the Hindi belt. हम काफ़ी we were like newbies, हमें हिंदी बेल्ट में कोई जानता नहीं था। और वो इट वाज अ सरप्राइज हिट इमली। सडनली छोटा सा शो आया था, मुझे नहीं लगता है किसी को एक्सपेक्टेड था कि इमली नाम का शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। सो इट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट। सो 100%। कैन यू कॉल हर योर 3 AM फ्रेंड? अगर तकलीफ में हो तो फोन करके। आई डोंट हैव 3 AM फ्रेंड्स। मेरा एक ही 3 AM फ्रेंड है, वो है एक बंदा है, मेरा दोस्त है। ही इज आई विल नॉट टेक हिज नेम ऑब्वियसली, इज अ जर्नलिस्ट, बट ही इज अ वेरी मैच्योर गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसा 1-2 लोग हैं जिनको मैं रात को 3 बजे भी मैसेज करके बोल सकता हूँ, यार मेरे को ये फील हो रहा है। आई कैन जस्ट ओपन अप माई माइंड एंड जस्ट ब्लैबर एंड मेक देम माई साउंड बोर्ड्स फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम एंड दे विल मैच्योरली लिसन टू इट एंड दे विल बी ओके विद इट। पर इंडस्ट्री में नहीं। देखो, ये सब प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है, प्रोजेक्ट वाइज चलती रहती है, और दोस्ती तो है ऑब्वियसली, लेकिन जैसे आपका दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होता है, आप और लोगों के साथ काम करना शुरू करते हो, वो लोग भी और लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जो को एक्टर्स या को वर्कर्स है, उसमें कोई 3 AM फ्रेंड नहीं है, वो सब बहुत प्रोफेशनल कलीग्स हैं। लास्ट सेगमेंट, सिड के का अंगार। ओ माय गॉड। यानी फायर फ्रॉम विद इन। मोस्ट इंटिमिडेटिंग कंटेस्टेंट अकॉर्डिंग टू खतरों के खिलाड़ी? आई थिंक सी आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक एट ऑल, लेकिन एक का नाम लूंगा तो दूसरों पे बहुत अनफेयर है। आई थिंक यू नो, आई डोंट नो, आई बिकॉज ये शो ऐसा है कि कोई पिद्दी सा दिखने वाला इंसान भी आपसे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाए। देखो, स्टंट जो चीज है ना, उसमें सिर्फ आपका फिजिकल फिटनेस या मेंटल स्ट्रेंथ नहीं काम करती, उसमें लक और टाइमिंग की भी एक चीज होती है, जो कभी कभी बेस्ट ऑफ एथलीट्स मिस टाइम कर जाते हैं। तो इसमें से कौन सरप्राइज एलिमेंट निकल आया, यू नेवर नो। I can't name one. I mean, it's unfair to the others. चलो ठीक है, so I'll take this route then. ठीक है, what Okay. comes to your mind when I say Krishna Shroff? Oh, she's very athletic. Yes. Abhishek Kumar. I don't know. I've seen some of his snippets on Twitter, वगैरह, but I've not seen him any of his work or anything of that sort. So I'm quite curious to meet him on the set. तुमने उनके बिग बॉस कुछ नहीं फॉलो किया अभिषेक को? मैं बिग बॉस नहीं देखता। मेरे घर में मेरी भांजी देखती है। पर स्निपेट्स नहीं देखा क्या इधर उधर आते हुए? हाँ, वो थोड़ा बहुत देखते रहता हूँ, वो ट्विटर पे वगैरह जो क्लिप्स वगैरह डालते हैं, कभी कभी लोग, वो आ जाता है जब भी वो बहुत ज्यादा हाइप्ड होता है, तभी दिख जाता है। कौन सा क्लिप देखा आपने लास्ट? यार नहीं, ऐसा तो याद नहीं है। पर सलमान सर का वगैरह वीकेंड का वार वगैरह बीच बीच में उसके स्निपेट्स आते रहते हैं। सो बिकॉज आई वर्कड विद कलर्स, सो कलर्स का पेज आई थिंक आई फॉलो, तो वहां पे आते स्निपेट्स। ज्यादा उनके बारे में आइडिया नहीं है आपको? हाँ, मतलब अभी आई विल गेट टू नो ऑल ऑफ देम व्हेन आई गो देयर। समर्थ? नहीं, मैं अभी वीजा कराने के लिए उससे मिला था। कुछ तो आइडिया होगा कि समर्थ ये एक समर्थ वो बिग बॉस में था वापस, वही। आई लव इट। ये मेरी दुनिया है, ये मेरा है, मैं सीधा देखता राइट कौन लेफ्ट कौन, आई हैव नो क्लू। अरे नहीं, ऐसे नहीं, शिल्पा शिंदे वो दोस्त है मेरी, भाई ऐसा मत बोलो। वो झलक दिखला जा में थी मेरे साथ। तो तभी हम काफी मतलब चैट अराउंड एंड वी स्पोक अ लॉट। शालिन? बिग बॉस में देखा है उसको। तुम तो फंसा दोगे मुझे। अरे मैं अभी क्या बोलूं, बिग बॉस में देखा है मैंने स्निपेट्स में। अरे यार, आसिम रियाज? बिग बॉस में देखा है। अब बता। आपको मालूम है कि आसिम बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है? He's got a good physique, so I think इसमें फिजिक जितना आपके साइड में है, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको इतना तो मालूम हो कि आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की राइवलरी was one of the greatest in the history of Big Boss? इतना मालूम है आपको? वो झगड़े उनके थे और उनकी दोस्ती भी थी, I guess. I mean, whatever I've seen on Twitter, again, snippets. What do you feel? Have you seen those rivalries? जहाँ Asim never used to give up, Siddharth never used to give up.
he's going to be one of the strongest contenders. या आई थिंक दैट विल हेल्प हिम ना इन द शो इफ ही हैज अ नेवर गिव अप एटीट्यूड तो वो उसके टास्क में उसको काम आएगा आई थिंक तो क्या अच्छी बात है क्या बात है. Thank you so much मेरे भाई. थैंक यू